दुबई की औरतें 18 साल की नौकर रख के इनको ज्यादा पैसे क्यों देती हैं? राज जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए दुबई चला गया। दुबई में मुझे एक औरत ने अपने घर में काम पे रख लिया और उसके वो मुझे ढेर सारे पैसे भी देती थी। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठा और देखा कि मालकिन के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने चुपके से कमरे में झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरा नाम फरहान है। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरी किस्मत मुझे इस मोड़ पर लेकर चली जाएगी। दुबई के रहने वाली औरतें 18 साल के नौकर रख कर उनको ज्यादा सैलरी क्यों दिया करती थी? पाकिस्तान से भागकर एक कम उम्र का लड़का जो दुबई में नौकरी किया करता था, उसने आकर सब कुछ बता दिया। उस लड़के की कहानी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लोग हमेशा लड़कियों को अच्छी किस्मत की दुआ देते हैं, लेकिन आखिरकार लड़कों को अच्छी किस्मत होने की दुआएं क्यों नहीं दी जाती? देखिए, जैसे लड़कों को भी ज्यादा इज्जत, प्यार और दुआ की जरूरत होती है जितनी लड़कियों को होती है। बदसूरती का ताना अगर किसी लड़की के दिल को जख्मी कर सकता है, तो क्या कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की कि वही ताना लड़कों का भी दिल दुखा देता है? मैंने जब से जन्म लिया था अपने हर तरफ गरीबी ही गरीबी देखी थी। घर में मेरे अब्बू अकेले ही कमाने वाले थे और बाकी लोग बैठकर खाने वाले। परेशानी तो ये थी कि मैं अपने अब्बू का इकलौता बेटा था और मेरी बाकी 7 बहनें थी और मैं सबसे बड़ा था। सारी बहनें मुझसे छोटी थी और पूरी 7 बहनों का मैं इकलौता भाई था। कहते हैं कि घर का बड़ा बेटा घर का जिम्मेदार होता है और बेटा ही अपने बाप का सीना फख्र से चौड़ा करता है। वालिदैन सोचते हैं कि यही हमारा सहारा बनेगा, लेकिन मेरा हिसाब थोड़ा अलग था। मेरे घर में सब लोग बिल्कुल ठीक थे, खूबसूरती में, समझदारी में और कद, मगर मैं ही ना जाने किस पर चला गया था। मेरा कद बचपन से ही बहुत छोटा रह गया था। सेहत भी बहुत कम थी। मैं दिखने में बिल्कुल 18 साल का बच्चा लगता था, हालांकि मेरी उम्र 25 साल होने वाली थी। लोग बचपन से ही मेरी सेहत और कम कद होने की वजह से मेरा मजाक बनाया करते थे। मेरा कद छोटा होने की वजह से सारे लोग मुझसे दूर भागते थे। कोई मेरा दोस्त भी नहीं था। मेरे खानदान में जितने भी मेरे कजिन्स थे, सब अच्छे, खूबसूरत, जवान और अच्छे कद काट के थे और सारी लड़कियां उन पर मरती थी। मुझे तो कोई लड़की घास तक नहीं डालती थी। मैंने बहुत पढ़ाई की हुई थी, पढ़ लिख कर ही मैं कोई अच्छी नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। मगर जमाने में अच्छा मकाम पाने के लिए भी अच्छा दिखने की जरूरत होती है, मगर ऐसा तो मेरी किस्मत में ही नहीं था। पढ़ लिख कर जब नौकरी हासिल करने निकला तो पता चला काबिलियत से ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी लोग आपको पसंद करते हैं और नौकरी देते हैं। मैं एक जगह जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ पर पहले से ही 2-3 लड़के मौजूद थे। उनका ऊंचा लंबा कद था और दिखने में स्मार्ट थे। उन लड़कों की पढ़ाई कुछ इतनी खास नहीं थी, मगर मेरे मुकाबले में वो दिखने में बहुत अच्छे थे। इसी वजह से उन्हें रख लिया गया था। तंग आकर मैंने स्कूल में टीचर बनने के लिए सोचा, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर टीचर की जगह मॉडल रखे जाते हैं। जैसे ही मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरी बहुत बेइज्जती की और कहने लगा, तुम तो खुद दिखने में बच्चे से लगते हो, ऐसा लगता है जैसे 10वीं क्लास के तालिबे इल्म हो, तुमसे बच्चे काबू नहीं हो पाएंगे। वो तुम्हें अपना टीचर नहीं बल्कि अपना क्लासमेट ही समझेंगे। इसकी बातें मेरे दिल को जख्मी कर गई थी। अगर मेरा कद कम था तो क्या इसमें मेरा कसूर था? मेरा कद 4 फुट 10 इंच था तो मेरी सेहत कहाँ से बनती? गरीब घर में 2 वक्त का खाना बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। वो दूध, अंडे, फल, सब्जियां, ऐसी चीजें कहाँ से लाए? अपनी बेइज्जती पर मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं अपनी फाइन में अपना मुंह छुपाकर वहां से बाहर निकल आया था और आकर बाहर सड़क के किनारे बैठ गया। सब लोग रास्ते से आ जा रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान ज्यादा मुझ पर नहीं जा रहा था। मैं वहां पर बैठकर रो रहा था और रो रो कर अपने दिल को हल्का करना चाहता था। मुझे खुदा से शिकायत होने लगी थी कि उसने मुझे ऐसा क्यों बनाया था। क्या हो जाता अगर वो मुझे दूसरे लोगों की तरह अच्छा, स्मार्ट और अच्छा कद वाला बना देता, तो मेरी ऐसी बेइज्जती तो नहीं होती। लोग मुझे कहीं भी, किसी के सामने भी बेइज्जत कर दिया करते थे। मैं घर में जब अपना मुंह लटका कर जाता था तो उनको ये पता चल जाता था कि मुझे नौकरी नहीं मिली और उनका मुंह लटक जाता था और ये उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि मेरे अब्बू भी अब बूढ़े हो रहे थे। उनका इकलौता सहारा मैं ही था। मैं अपनी शर्मिंदगी की वजह से अपने अब्बू से आंखें नहीं मिला पाता था। सड़क के किनारे बैठा हुआ अपनी आंखों पर हाथ रख कर रो रहा था और अपनी किस्मत को बुरी तरह से कोस रहा था, जिसने मेरी किस्मत में सिर्फ आंसू ही लिख दिए थे। लोगों का कहना है कि मर्द रोता नहीं है, मगर लोगों को क्या पता कि मर्द को भी दर्द होता है, वो भी अपनी किस्मत के बुरा होने पर रोता है, लेकिन सबके सामने नहीं रोता। मैं भी छुप छुप कर रो रहा था ताकि मेरी इज्जत रह सके। मैं लोगों के सामने रोकर अपनी फिर से बेइज्जती करवाना नहीं चाहता था। अभी मैं वहां पर बैठा अपने आंसू पोंछ ही रहा था कि मैंने एक आदमी को अपनी
तरफ आते हुए देखा। मेरे पास आकर उसने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या उस स्कूल के टीचर ने तुम्हारी पिटाई लगाई है या फिर कोई और बात है? वो शायद मुझे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा समझ रहा था। ज्यादातर लोग मुझे बच्चा ही समझा करते थे क्योंकि मेरा कद ही इतना कम था। इसके ऐसा बोलने पर मैं भड़क उठा था और गुस्से से कहने लगा, जी हाँ, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ और स्कूल के एक टीचर ने मेरी पिटाई लगाई है क्योंकि मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। ये बात ही बस सुन लिया मैंने अपनी फाइल पकड़ी और कदम बढ़ाते हुए आगे की तरफ चलने लगा। जो भी है वो मुझे बच्चा समझ लेता है क्या? मेरी शक्ल इतनी गई गुजरी है कि ये सब मुझे बच्चा समझ लेते हैं और जिसके जो मुंह में आता है वो कह देता है। ये आदमी मुझे ऐसा भी तो कह सकता था कि क्या हुआ भाई, क्यों परेशान बैठे हो? मैं तो गुस्से में वहां से उठकर चला जा रहा था। तभी अचानक उस आदमी ने मुझे आवाज लगाई और मेरे कदम रुक गए थे। उसने बात ये ऐसी कही थी कि मैं फौरन ही रुक गया था। उसने कहा था कि लो मुझसे पैसे ले लो, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है मैं दे देता हूँ। मैंने तो गुस्से में आकर कहा था कि मैं स्कूल में पढ़ने वाला तालिबे इल्म हूँ, लेकिन वो तो मेरी बात को सच समझ बैठा था। अब शायद इंसानियत के नाते वो मेरी मदद करना चाह रहा था। मैं पलटकर उससे कुछ कहना चाहता था मगर उसके बजाय मेरे मुंह से निकल गया कि लगभग 20,000 रुपए की जरूरत है। मुझे नहीं पता था ये सब मेरे मुंह से कैसे निकल गया था। उसने फौरन ही अपनी जेब से पर्स निकाला और अपने पर्स से 20,000 रुपए निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगा, मेरा घर यहीं से थोड़ा ही आगे है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैं रोता हुआ देखा तो सोचा कि पूछ लेता हूँ। न जाने ये क्यों रो रहा है। तुम्हें जब भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। वो तो ये बात कहकर चला गया था लेकिन मैं शर्मिंदगी की वजह से अपनी नजरें नहीं उठा पा रहा था। वो बेचारा तो मेरी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि मैं यहाँ का तालिबे इल्म हूँ और मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास फीस के पैसे नहीं है। अगर उसे पता चल जाता कि मैं एक 25 साल का लड़का हूँ जो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश में घूम रहा है तो यकीनन उसका रवैया मेरे साथ कुछ और ही होता। मैं पैसे लेकर घर गया तो मेरी माँ बहुत खुश हुई थी और जल्दी से घर में खाना बनाने के लिए कुछ सामान लेने चली गई थी। मुझे बड़ा बुरा सा महसूस हो रहा था कि मैंने किसी से गलत तरीके से मदद ली। अगले दिन फिर से वही आदमी मुझे दोबारा उसी रास्ते पर मिल गया था। उसे देखकर मेरा दिल करने लगा कि मैं उसे सच बता दूं मगर सच जानने के बाद उसके रवैये के बारे में सोचते हुए मैंने अपने इस इरादे को अपने दिल से निकाल दिया था। वो मुझे देखकर कहने लगा, लड़के अगर तुम किसी नौकरी की तलाश में हो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम एक मजबूर लड़के हो और तुम्हें नौकरी की जरूरत है। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और हैरत से उनके करीब जाकर कहने लगा, इसका मतलब ये है कि आप जानते हो कि मैं उस स्कूल का तालिबे इल्म नहीं हूँ। वो बड़ा हैरान होकर कहने लगा, हाँ हाँ मुझे समझ आ गया था क्योंकि तुम्हारे कंधों पर बैग नहीं था बल्कि तुम्हारे हाथ में इंटरव्यू की फाइल थी। मैंने उनसे पूछा, सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरी मदद क्यों की? वो कहने लगा, कल मैं तुम्हारे काम आ गया था, हो सकता है कि आने वाले कल में तुम भी मेरे काम आ जाओ। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? मैं आपकी किस तरह से काम आ सकता हूँ? मैं आपके किस तरह से काम आ सकता हूँ? वो कहने लगा, मतलब को छोड़ो, ये बताओ तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो ना? मैंने कहा, जी मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, जैसा काम आप मुझे दिलवाओगे मैं वैसे ही काम कर लूंगा। वो आदमी कहने लगा कि मेरा नाम खुर्शीद है और मैं एक टैक्सी चलाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया था उसे दुबई में काम करने के लिए लड़कों की जरूरत है। टैक्सी की कमाई से मेरा घर तो अच्छा चल रहा है लेकिन टैक्सी को खरीदने के लिए भी पैसे होने चाहिए। तुम्हारे पास तो शायद अपनी बाइक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें इस दुबई वाली नौकरी के बारे में बता दूं। मेरा दोस्त तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा बल्कि वहाँ पर तुम्हें काम भी दिलवा देगा और तुम्हारे जाने के खर्चे की जिम्मेदारी भी वही उठाएगा। इस आदमी की बात सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गया। उसने बताया कि लेकिन एक शर्त है। मैंने खुश होते हुए पूछा कि कैसी शर्त है? मैं अपने मुंह सोचने लगा कि कोई ऐसे बैठे बिठाए दुबई जाने का मौका मिल रहा हो तो कोई पागल ही हो सकता है जो इनकार करेगा। पाकिस्तान में रहने वाले ज्यादातर लोग चाहते हैं कि वो बाहरी मुल्क में जाकर काम करें। मेरा भी यही इरादा था क्योंकि मैं देख चुका था कि हमारे सारे रिश्तेदार में जितने भी लड़के दूसरे मुल्क में काम करने के लिए गए थे वो सब के सब काफी अमीर हो चुके हैं और उनके खानदान वाले भी पाकिस्तान में रहकर अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। 2-3 बार मैंने अपने अब्बू से दूसरे मुल्क काम करने के बारे में जाने के लिए पूछा था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा बाहर जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और पैसे तो हमारे पास घर में खाना खाने के लिए भी नहीं है। इन हालात में तुम्हें बाहर भेजने के लिए पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे? मुझे तो पता ही नहीं था कि एक दिन मेरी किस्मत मुझे बैठे बिठाए दुबई जाने का ऑफर दे देगी। लेकिन उस आदमी ने जो मुझे शर्त बताई थी उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो शर्त ही ऐसी थी कि उसे सुनकर मैंने फौरन ही कह दिया था कि नहीं भैया, मैं
ऐसी शर्त को कभी कबूल नहीं कर सकता जो मेरे करने की ही ना हो। उस आदमी की शर्त ये थी कि मुझे अपनी पहचान छुपानी होगी। जब मैंने इस बात का मतलब पूछा तो वो कहने लगा कि तुम दुबई में जाकर अच्छी कमाई कर सकते हो, जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल कर रह जाएगी और तुम्हारे घर के हालात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर तुम वहां जाकर अपनी उम्र 18 साल बताओ तो, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं चले कि तुम्हारी उम्र 25 साल है और तुम एक नौजवान लड़के हो, वरना तुम्हें वहां पर नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम खुद को 18 साल का लड़का बताओगे तो वहां तुम्हें एक ऐसी शानदार नौकरी मिलेगी जिससे तुम्हारे घर वाले भी ऐश की जिंदगी गुजारेंगे और तुम भी। वो न जाने मेरे आगे ऐसी शर्त क्यों रख रहा था। ये बात ठीक थी कि मेरी सेहत और कद ऐसा ही था, मैं सच में 18 साल का लड़का ही लगता था। मगर बात ये भी थी कि इतने छोटे लड़के को भला नौकरी कौन दे सकता है। मैंने कहा मुझे थोड़ा सोचने का टाइम तो दो, मैं अपनी फैमिली से इजाजत लेने के बाद ही कोई जवाब दे सकता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर चला आया था। मैंने 2 दिन का टाइम दे दिया था कि मैं 2 दिन बाद आपको अपना फैसला बता दूंगा, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तो मेरा कोई मुस्तकबिल ही नहीं था। मुझसे छोटी एक बहन 24 साल की थी और दूसरी बहन 20 साल की थी। मुझे इनकी भी शादियां करनी थी। सारी बहनों की शादियों की जिम्मेदारी मेरे सर पर ही थी। मेरी बहनों का रिश्ता भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि लोगों को पता था कि मैं अपनी बहनों को ज्यादा जहेज नहीं दे सकूंगा। इनकी उम्र शादी की हो रही थी, मैं अपनी बहनों से बड़ा था, लेकिन मेरी शादी की तो दूर दूर तक उम्मीद ही नहीं थी। इसलिए पहले मुझे अपनी बहनों की ही शादी के बारे में सोचना था। हालातों को देखकर मैंने फैसला कर लिया था कि जैसा वो आदमी कह रहा है मैं वैसे ही कर लूंगा और सुबह जाकर मैंने उस आदमी से कहा कि तुम जो कहोगे वैसा ही होगा। मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। अपने घर वालों से मैंने झूठ बोल दिया था कि मुझे एक अच्छी कंपनी वालों ने दुबई में बुलाया है। अब मैं इन्हें अपने काम के बारे में क्या बताता, जबकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझे वहां पर जाकर क्या करना है। फिलहाल कुछ दिनों बाद मैं दुबई चला गया था। उस आदमी ने कहा था कि तुम्हें वहां पर मेरा दोस्त लेने के लिए आ जाएगा और काम की भी सारी तफसीलात वही बताएगा। आखिरकार काफी इंतजार करने के बाद एक आदमी मुझे लेने के लिए आया था और कहने लगा चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेने आया हूँ। मैं बहुत हैरान हो रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया गया है और मेरी इस आदमी से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वो शक्ल से ही बहुत सख्त इंसान लग रहा था। उस आदमी ने मुझे बड़ी सी कार में बैठने के लिए कहा। मैं कार में बैठ गया था और लगभग 1 घंटे के सफर के बाद उसने कार को एक बड़े से बंगले के आगे रोक दिया और मेरे हाथ पर एक ID कार्ड रख दिया और कहने लगा तुम अंदर जाकर ये दिखा देना। इसी के मुताबिक तुम्हारी उम्र 18 साल है और तुम्हारा नाम फारूक है और खबरदार जो तुमने अपना असली नाम किसी को बताने की कोशिश की, वरना सारी उम्र के लिए यहाँ के लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे चक्की पीसने के लिए। इसकी ये डरावनी सी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मुझे डर लगने लगा था क्योंकि मेरे लिए अनजान मुल्क था और यहाँ पर कोई अपना भी नहीं था। इसलिए मैं उस आदमी से कुछ नहीं कह सकता था। मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस होने लगा था कि मैं किसी कैद में आ गया हूँ। वो मुझे अपने साथ लेकर घर के अंदर आ गया था। ये एक दुबई के शेख का घर था जिसकी बीवी खूबसूरत कपड़े पहनकर मेरे सामने आ गई थी और मुझे सर से लेकर पैर तक देखने लगी। मुझे इस औरत से डर लग रहा था। देखा जाता तो वो उम्र में मुझे कई साल बड़ी लग रही थी। लगभग वो 36 साल की हो गई, लेकिन उस टाइम मुझे थोड़ी एक्टिंग करनी थी ताकि उसे लगे कि मैं 18 साल का एक नाबालिग बच्चा हूँ। वो आदमी जाते जाते मुझसे कह कर गया था कि अब तुम्हें यहीं पर रहना है, तुम्हारा काम बस यही है कि तुम्हें मालकिन के पूरे घर की सफाई करनी है और मालकिन का ख्याल रखना है और जो मालकिन कहे तुम्हें सिर्फ वही करते रहना है। इसके बदले में तुम पाकिस्तान अपने घर पर 4 लाख रुपए भेज सकोगे। 4 लाख रुपए के बारे में सुनकर मैं तो दंग ही रह गया था। आते ही इतने ज्यादा पैसे, मैंने तो कभी अपने ख्वाब में इतने ज्यादा पैसों के बारे में सोचा तक नहीं था। मैं दुबई की जुबान समझ तो नहीं सकता था लेकिन कुछ कुछ बोल लेता था। मैंने सोच लिया था कि मैं मोबाइल के जरिए सारी जुबान सीख जाऊंगा। मालकिन को ऐसा लगता था कि मैं शायद इनकी जुबान नहीं समझ रहा था, इसलिए मुझे इशारे से सारे घर की सफाई करने के बारे में कह रही थी। मैं जाते ही अपने काम में लग गया था और पूरे घर की सफाई करने लगा था। मैं दिल लगा कर अपना काम करता था और दिल ही दिल सोचने लगा कि पाकिस्तान में बैठे लोगों के लिए बाहर के मुल्क की दुनिया एक जन्नत जैसी होती है, लेकिन इनको क्या पता कि घर के बाहर जाकर क्या क्या करना पड़ता है और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब मैं इतना पढ़ा लिखा होकर भी यहाँ पर नौकर बनकर रह गया था। फिलहाल मुझे तो पैसे अच्छे मिल रहे थे। इसके बाद उस औरत ने मुझे स्टोर रूम की सफाई करने के लिए कहा था। मेरी मालकिन बहुत खूबसूरत औरत थी। 36 साल की होने के बावजूद भी वो बिल्कुल 20 साल की नौजवान लड़की लगती थी। ये बात मुझे बाद में पता चली कि उसका शौहर महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए ही उसके पास आता है क्योंकि वो अपने शौहर की चौथी बीवी थी। शेख लोग तो वैसे
वैसे भी कहीं कहीं शादियां करते हैं, लेकिन मुझे अपनी मालकिन की हरकतें बहुत अजीब सी लगती थी, क्योंकि नॉर्मल दिनों में तो वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ करती थी, लेकिन जिस दिन उसका शौहर आता था वो अपनी हालत अजीब सी बना लेती थी, सादे से कपड़े पहन लिया करती थी और बिना मेकअप के ही घर में घूमती फिरती थी। मुझे मालकिन के इस रवैये की कुछ भी समझ में नहीं आती थी और मैं यही सोचता था कि न जाने वो ऐसा क्यों करती है। घर में मेरे अलावा और कोई नौकर भी मौजूद नहीं था जिससे मैं इनका ऐसे करने की वजह पूछ लेता। फिलहाल जब मालिक आता तो मालकिन खाना भी अपने हाथ से ही बनाया करती थी। इस तरह से महीने के 2 दिन मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ता था और मैं बिल्कुल फ्री ही रहता था। मालिक के सामने मालकिन मुझे काम भी कम बताती थी और मैं बाहर घूमने फिरने भी चला जाता था। तभी मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम असद था। वो 18 साल का लड़का था। वो बहुत भला और मासूम सा लड़का था जो मेरी तरह ही पाकिस्तान से यहाँ दुबई काम करने के लिए आया था। इसी की वजह से मुझे पता चला कि यहाँ का असूल है कि यहाँ की औरतें सिर्फ 18 साल के लड़कों को ही काम पर रखती है। ऐसा क्यों था, इस बात का जवाब मुझे कोई नहीं दे सका था और उसके पास भी नहीं था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था और कभी कभी हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें भी शेयर कर लिया करते थे। मेरी मालकिन तो मुझे बच्चा समझती थी, इसलिए वो मुझसे कभी कभी अपना सर और हाथ पैर भी दबा लिया करती थी और कभी कभी तो कमर की मालिश भी करवा लेती थी। एक नामहरम औरत को छूते हुए मुझे बड़ी शर्म आती थी, मगर फिर मुझे अपनी पहचान के बारे में याद आ जाता था कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान यहाँ पर कुछ और है। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था और मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश और बेफिक्र था और अपने घर पर भी हर महीने पैसे भेजता रहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मालकिन कभी कभी मुझे एक लाल रंग का बैग देती और कहती कि जाओ ये बैग नीचे वाले फ्लैट नंबर 7 में जाकर दे आओ। मेरी मालकिन मुझे अपनी टूटी फूटी जबान में बात समझा दिया करती थी और मैंने भी कभी ये जाहिर नहीं किया था कि मैं इनकी जुबान को समझ लेता हूँ। मुझे ये जानने की पड़ी रहती थी कि आखिर उस लाल रंग के बैग में क्या होता है, मगर जाहिर सी बात है मैं उस बारे में अपनी मालकिन से नहीं पूछ सकता था। एक दिन मुझे असद मिला था तो पता चला कि वो भी नीचे की फ्लैट नंबर 7 में ही काम करता है। मैंने उसे लाल रंग के बैग के बारे में पूछा कि तुम्हें कुछ पता है कि इसमें क्या होता है, तो वो कहने लगा कि यहाँ की ज्यादातर औरतें जब एक दूसरे को कोई सीक्रेट मैसेज भेजती है तो उस लाल रंग के बैग में खत लिखकर भेज देती है। मैंने हैरानी से पूछा, भला मेरी मालकिन ऐसा कौन सा सीक्रेट मैसेज भेजती होंगी। मैंने असद से पूछा, तुमने कभी इस मैसेज को पढ़ा है? तो वो कहने लगा, हाँ, एक बार मैंने बैग को खोलकर इसमें से खत निकाल लिया था और उसको पढ़ने लगा तो देखा कि उस पर अरबी लिखी हुई थी। मुझे अरबी ही नहीं आती थी। मैंने उससे कहा, अगली बार जब तुम्हें मौका मिले तो तुम उस खत की फोटो खींच लेना। तो उसने कहा ठीक है। मैं अपनी मालकिन के घर वापस आ गया था। मालकिन ने जब मुझे सैलरी दी तो मेरी खुशी के ठिकाने ही नहीं रहे थे। मैंने फौरन सबसे पहले पैसे पाकिस्तान भेज दिए थे। पैसे भेजने के अगले दिन मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी कि मेरी टांगे दुबा दो, मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं टांगे दुबाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद मालकिन कहने लगी, मेरी कमर पर मसाज कर दो, कमर में भी दर्द हो रहा है। मालकिन ने अपनी पूरी कमर खोल दी थी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी पहचान कुछ और ही थी। इसलिए मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली और इनकी कमर की मसाज करने लगा। मालकिन की गोरी गोरी कमर की मसाज करते हुए जब लगभग मुझे आधा घंटा हो गया तो उन्होंने मुझे जाने को कह दिया था। मैं सांस भरते हुए उठा कि मालकिन को मुझ पर तरस आ गया। जब खूब अच्छी तरह से तैयार हो गई तो मुझसे कहा कि वो बाहर जा रही है और मैं घर का ध्यान रखूं। मैंने सोचा कि न जाने मालकिन कितने टाइम तक वापस आए, इतनी देर में मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए चला जाता हूँ। वैसे भी वो ज्यादा दूर नहीं रहता। मैं थोड़ी देर बाद अपने घर से निकलने ही वाला था कि दरवाजा बुरी तरह से बजने लगा। मैं घबरा कर उठा और जाकर दरवाजा खोला तो मेरे सामने असद खड़ा हुआ था। उसकी बहुत बुरी हालत हो रही थी, कपड़े उसके फटे हुए थे और बाल भी पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उसकी सांस बुरी तरह से फूली हुई थी। मैं जल्दी से उसे घर के अंदर लेकर आ गया। मैंने उसको बैठने के लिए कहा और उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई थी। पानी पीकर वो मुझसे कहने लगा, तो मुझे अपने कपड़े दे दो। मैंने उसे अपने कपड़े दे दिए। उसने हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े तब्दील किए और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने हैरानी से पूछा कि तुमने क्या हालत बनाई हुई है, तुम्हारे साथ क्या हुआ था और अभी तुम कहाँ जा रहे हो? वो बहुत जल्दी में था कि कहने लगा कि दुबई की औरतों की मुझे अब समझ आ गई है कि ये हम जैसे कम उम्र के लड़कों को नौकरी पर क्यों रखती है। मुझे इनकी असलियत पता चल गई है, मगर मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। वो बुरी तरह से बोल रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उससे जाने की वजह पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन जाते वक्त मैंने उसे अपना नंबर दे दिया था। मैंने उससे कहा कि जब मैं 3 महीने के बाद पाकिस्तान अपने घर जाऊंगा तो तुम मुझसे बात कर लेना। वो इतना घबराया हुआ था कि बस
नंबर 6 में डालकर फौरन ही चला गया। सुबह पूरी कॉलोनी में ये खबर फैली हुई थी कि फ्लैट नंबर 7 का नौकर अपनी मालकिन के सर पर डंडा मारकर फरार हो गया। इसने अपनी मालकिन को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। ये बात सुनकर तो मैं दंग रह गया था, क्योंकि असद ऐसा नहीं था और उसने मुझे भी कुछ ऐसा नहीं बताया था। न जाने वो क्या कर गया है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी मालकिन की भी हरकतें बहुत अजीब सी थी। तो क्या सारी दुबई की रहने वाली मालकिन औरतें ऐसी ही होती हैं? मेरे दिमाग में भी न जाने किस किस तरह के ख्याल आ रहे थे। असद की मालकिन ने न जाने उसे क्या कहा था कि वो बेचारा इस तरह से यहाँ से गायब हो गया था। एक दिन मैंने अपनी मालकिन को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। इनकी बातों से पता चल रहा था कि फ्लैट नंबर 7 में रहने वाली मालकिन को अब किसी नए नौकर की जरूरत है। शाम को जब साहब आ गए, मेरी किस्मत बुरी थी या कुछ और। साहब अपनी बीवी को अपने साथ घुमाने के लिए कहीं दूर लेकर जाना चाहते थे। लगभग एक हफ्ते वो बाहर रुकना चाहते थे। अब मेरा भी घर पर कोई काम नहीं था, इसलिए मालकिन कहने लगी, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन मेरे मालिक को ये बात बहुत बुरी लगी थी कि एक नौकर को क्यों हम अपने साथ लेकर जाएंगे। वो कहने लगे कि कोई जरूरत नहीं उसको साथ ले जाने की, उसको यहीं पर ही रहने दो। मगर मालकिन जाते जाते मुझसे कहने लगी कि तुम ऐसा करो, फ्लैट नंबर 7 में चले जाओ। इनकी मालकिन को नए नौकर की जरूरत है। जब तक हम घर पर नहीं आते तब तक तुम उनके साथ रहो और इनके घर का काम करो। मैं जाना तो नहीं चाहता था, मगर मजबूर था। मैं चाहते हुए बहुत डर रहा था कि वहाँ असद के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा, जो वो बेचारा यहाँ से भाग गया। मैं फ्लैट नंबर 7 वाले घर में चला गया था। उस घर की मालकिन की उम्र लगभग 40 साल की लग रही थी और वो शक्ल से बस ठीक ही थी, ज्यादा खास नहीं थी। वो औरत मुझे देखती ही कहने लगी, आज के दिन तुम मेरे मेहमान हो। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। कल से तुम अपने काम पर लग जाना। आज तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना है। मैं डरते डरते उनके लिए खाना लगाने लगा। वो बहुत अजीब तरह की औरत थी। वैसे तो मैंने अब तक जितनी भी दुबई में रहने वाली औरतें देखी थी, सारी की सारी अजीबोगरीब आदत वाली औरतें थी। न जाने इनकी किस किस तरह की अजीब हरकतें थी, मगर इस फ्लैट नंबर 7 वाली मालकिन को देखकर तो मैं बड़ी बेचैनी महसूस करने लगा था। न जाने मुझे क्यों ऐसे देखते ही एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खाना खाते हुए वो औरत बड़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी। उसने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा तो मुझे मजबूरन उसके करीब कुर्सी पर बैठना पड़ गया। उसने स्पून में खाना लिया और स्पून को मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ। मैं बड़ा हैरान रह गया था और परेशानी में फंस गया था। बस कहीं ना कहीं से इस औरत से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पास तो भागने का भी कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए मजबूरन मुझे उस औरत के हाथ से खाना खाना पड़ा था। नाश्ता करने के बाद मैंने मेज पर रखे हुए बर्तन उठाना चाहे तो उसने मुझे रोक दिया और कहने लगी, मैं खुद कर लेती हूँ, तुम आज बस आराम करो। मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगा था कि ये किस तरह की औरत है जो नौकर को आराम करने के लिए कह रही है और खुद सारा काम कर रही है। मैंने अगले दिन घर का काम करना चाहा तो भी उसने मुझे रोक दिया। अब तो मुझे उस औरत पर भी शक होने लगा था, ये मुझसे घर के काम क्यों नहीं करवा रही और आखिर उसने मुझे अपने घर में क्यों बुलाया है। मेरे पास असद का नंबर भी नहीं था, वरना मैं इस बारे में उससे फोन करके पूछ लेता कि वो यहाँ से क्यों गया था। रात को मैं किचन में खड़ा हुआ पानी पीने लगा, देखा कि वो मैडम किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मैंने बड़ा हैरान होते हुए आगे होकर देखा तो हैरान रह गया था। स्क्रीन पर वही टैक्सी वाला आदमी नजर आ रहा था जिसने मुझे यहाँ पर भेजा था। मैंने साइड से खड़े होकर बात सुनने की कोशिश की कि वो आदमी क्या बात कर रहा है, तो वो आदमी कह रहा था कि मैडम आप फिक्र मत करो कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत से ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो बाहर जाकर काम करने के लिए बेताब हो रहे हैं। मैं जल्दी ही आपके लिए कोई नया शिकार तलाश करता हूँ। अब मुझे महसूस हो रहा था इस आदमी ने जिसने मुझे यहाँ पर भिजवाया था, उसने मेरी कोई मदद नहीं की थी, बल्कि वो तो यहाँ की औरतों के लिए काम करता था। लेकिन क्या काम करता था यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे यहाँ पर रहते हुए 5 महीने होने वाले थे, लेकिन अभी तक मैं सच्चाई का पता नहीं लगा पाया था। एक दिन उस नई मालकी ने मुझे कपड़े दिए और कहने लगी कि इन कपड़ों को पहन लो और अच्छे से तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। मैंने वैसे ही किया जैसे उस औरत ने मुझसे कहा था। मैंने खुद को हालात के भरोसे छोड़ दिया था कि जैसा होगा देखा जाएगा। मैं तैयार हो गया तो मालकी ने कहा कि मेरे साथ कार में आकर बैठ जाओ, हमें कहीं जाना है। मैं इनके साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया। वो कार को खुद ड्राइव कर रही थी। कार एक बड़े से होटल के आगे आकर रुक गई थी। वो मुझे लेकर उस होटल के अंदर चली गई। अब मैं कुछ समझ रहा था कि वो क्या चाह रही है, कुछ तो गलत होने वाला है, इसलिए मैं पहले से इंतजाम करके आया था। उसने होटल में कमरा बुक किया और हम दोनों कमरे के अंदर चले गए। उसके होटल के कमरे के अंदर आते ही नीयत खराब होने लगी थी। मैं समझ गया था कि वो औरत मुझे अपने गलत काम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, मालकिन आप मुझे किस लिए यहाँ पर लेकर आई हो? तो वो कहने लगी, तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझ सकते, बस जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करते जाओ।
हुआ। मैंने कहा, मैं आपकी बात को खूब समझता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। वो कहने लगी, ठीक है, पूछो, क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हो तुम मुझसे? मैंने कहा, क्या सिर्फ आप ही इस गलत काम में शामिल हो, या फिर मेरी मालकिन भी है, या फिर दुबई की सारी औरतें एक जैसी ही होती हैं? धोखेबाज, लोगों का गलत फायदा उठाने वाली। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी थी और कहने लगी, तुम मुझे जो मर्जी चाहे कह लो, मगर मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। जहां तक तुम्हारे सवाल का जवाब है, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सारी की सारी कहानी क्या है। हमारे इस पूरे इलाके में जितनी भी औरतें रहती हैं, वो सारी की सारी या तो तलाकशुदा होती हैं, या फिर अपने शौहर की दूसरी या तीसरी बीवी होती है। कुछ अपने शौहर की सताई हुई होती हैं। सबके पास पैसा तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अमीर होते हैं, मगर खुश रखने के लिए मर्द नहीं है। अपनी फीलिंग और एहसास के हाथों मजबूर होती हुई मेरी जैसी औरतों के पास इस गलत काम के अलावा और कोई चारा नहीं होता कि हम कोई दूसरा तरीका अपना सके। हमने पाकिस्तान के एक आदमी से बात की हुई है। वो हमारे लिए कम उम्र के लड़कों का अरेंज करता है। हमने उससे कहा है कि वो हमारे लिए 18 साल के जितने लड़के वो भेजेगा, इतने पैसे उससे मिलेंगे। उन लड़कों को काम पर रखने के लिए बहाने हम दुबई की औरतें अपनी हवस मिटा लेती हैं, वैसे ही जैसे आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर करना चाहती हूँ। मैंने कहा, आपने असद के साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे यहाँ से भागना पड़ा? वो औरत कहने लगी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मगर वो मेरे सामने नजर तक नहीं उठाता था। वो मुझे ध्यान से देखता तक नहीं था। मैं उसके लिए इतने अच्छे से तैयार हुआ करती थी। एक दिन मेरी एक दोस्त घर पर आई तो उसे असद बहुत पसंद आया था, और उसने कहा कि वो आज रात मेरे घर पे ही उसके साथ रात गुजारना चाहती है। इस बात के बारे में असद को पता चल गया और उसने जूस में बेहोशी की दवाई मिलाकर यहाँ से फरार हो गया। और जानते हो वो औरत कौन थी जिसने उसके साथ जबरदस्ती की थी? वो औरत तुम्हारी अपनी मालकिन थी। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारा आसमान मुझ पर टूट पड़ा हो। मैं दंग रह गया। मुझे याद आया कि जिस दिन असद के साथ वो हादसा हुआ था, उस दिन सुबह ही सुबह मेरी मालकिन तैयार होकर कहीं पर चली गई थी। अब सारी कहानी मेरी समझ में आ गई थी। वो औरत सारी कहानी सुनाकर कहने लगी, अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी ही होगी, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी और तुम पर चोरी का इल्जाम लगा दूंगी। इसके बाद तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे और सारी जिंदगी जेल में सड़कर ही गुजार दोगे। सोच लो क्या करना है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो सारी जिंदगी पाकिस्तान की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, तरस जाओगे। उसने पूरी तरह से प्लानिंग बनाकर ही मुझसे बात की थी। मेरे पास भी अब और कोई चारा नहीं बचा था। मैं शायद उस औरत की बातों में आ जाता, क्योंकि ये औरत बहुत ज्यादा चालाक थी। अगर मैं भी 18 साल का मासूम भोला भाला लड़का होता, मगर वो शायद ये नहीं जानती थी कि मैं एक 25 साल का लड़का हूँ। मेरा कद ही तो छोटा है, लेकिन मैं समझदार अपनी उम्र से ज्यादा हूँ। मैं जैसा दिखने में लगता हूँ, अंदर से वैसा नहीं हूँ। मैं छोटा सा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग बहुत बड़ा है। दिमाग तो मेरा उतना ही था ना जितना एक जवान लड़के का होना चाहिए। मैंने उसके जूस में नींद की दवाई मिला दी और अपने हाथों से उस औरत को बड़े प्यार से जूस पिलाया। थोड़ी देर के बाद ही वो औरत धीरे धीरे बेहोश होने लगी थी और वो पूरी तरह से सो गई थी। जब मुझे अपने प्लान के अगले हिस्से पर ध्यान देना था, मैंने अपने असली मालकिन के शौहर को फोन किया और उनको सारी सच्चाई के बारे में बता दिया। जो मैंने सारी बातें अपने मोबाइल से उस औरत की रिकॉर्डिंग की थी, वो भी सारी रिकॉर्डिंग मैंने सबूत के तौर पर अपनी मालकिन के शौहर को सेंड कर दिया। अब जो भी करना था उसे ही करना था। मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया था। मालिक ने पुलिस से छापा मरवा कर उस एरिया में जितनी भी औरतें रह रही थी उन सबको गिरफ्तार करवा लिया। जो कम उम्र के लड़कों को नौकर बनाकर उनको कैद करके अपनी मर्जी के हिसाब से उनका इस्तेमाल करती थी, और इसमें मालिक की अपनी बीवी भी शामिल थी जिसे उन्होंने तलाक दे दी। वो कम उम्र के लड़कों का इस्तेमाल इसलिए करती थी क्योंकि उनको डरा धमका कर अपने काबू में रख सके और अपना काम उनसे निकलवा सके। मेरे बारे में इनकी यही गलत फहमी थी कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ, और यही गलत फहमी उनके लिए बहुत भारी पड़ गई। आज मेरी उम्र ने ही मुझे बचा लिया था। पहले मैंने सोचा था कि मैं भी असद की तरह से यहाँ से पाकिस्तान वापस भाग जाता हूँ, मगर फिर सोचा था कि ऐसे तो और बेचारे न जाने कितने मासूम लड़के फंसे होंगे। आखिर किसी को तो हिम्मत करनी ही होगी, इसलिए मुझे ही हिम्मत करनी पड़ी और मुझे इन सब का फल भी मिल गया था। मालिक ने मुझे अपने साथ काम पर रख लिया था। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में ही नौकरी दे दी थी क्योंकि मैं काफी पढ़ा लिखा था, और धीरे धीरे मैंने उनके काम में इतना साथ देना शुरू कर दिया कि मालिक ने मुझे अपनी कंपनी में अच्छी पोस्ट दे दी और मैं अपने घर पर लगभग महीने के 15 लाख रुपए भेज देता हूँ। मेरे घर के हालात भी बिल्कुल सुधर गए हैं। मैंने सोचा कि अब मैं यहीं पर रहूंगा और अपने घर वालों का मुस्तकबिल देखूंगा। एक बात जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं औरत ही लाचार होती है, सिर्फ इसी पर जुल्म किया जाता है। हम में से कोई ये बात सोचता ही नहीं कि मर्द को भी धमकाया जा सकता है, उस पर भी जुल्म हो सकता है। अगर हम ये बात समझ सके तो जमाने से बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाएगी। मैंने दुबई में रहकर
काफी सारे लड़कों को बचा लिया। काफी लड़के ऐसे हैं जो कि इन औरतों का शिकार हो गए, लेकिन मैंने अपनी भरपूर कोशिश की और उन लड़कों को बचा लिया जिनको मैं जानता था। जिनको मैं नहीं जानता वो बेचारे इस मुसीबत का शिकार हो रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहता हूँ और मेरे घर के हालात तो काफी बेहतर हो गए हैं। मेरी बहनों की भी शादी हो गई है। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी कर दे, लेकिन मैं पाकिस्तान जाकर शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यहीं की किसी लड़की से मेरी शादी हो जाए। कुछ दिनों बाद अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला लूंगा। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ और अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया।